जी हां दोस्तों, सुनेत्रा के शपथ के बीच में भयंकर घमासान शाह ने कर दिया क्या वाकई खेला। शरद पवार ने तो पहले ही चेताया था, नाराज हुई शाह से सुनेत्रा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ जब एक तरफ अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनी, तो उसी बीच में दिल्ली में बैठे बैठे शाह ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे सुनेत्रा पवार खेमा नाराज हो गया। आखिर वो कौन सी चेतावनी थी और कौन सी बात थी जिसे शरद पवार ने पहले ही फडणवीस और शाह से सुनेत्रा को चेताया था? तो क्या सुनेत्रा से कोई भूल हुई या फिर उन्होंने बेबुनियाद भरोसा जता दिया शाह पर, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ जरूर रहें। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति भी बड़ी अजीब है, अलग अलग तरह की करवट लेती है, अलग अलग तरह की दशा और दिशा दिखाती है। अब से थोड़ी देर पहले तक आप लोगों को लग रहा होगा कि शरद पवार और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की एनसीपी में अब शायद गठबंधन की सारी अटकलें पूर्ण विराम उस पर लग चुकी है। अब वो तो हमेशा के लिए शाह और फडणवीस के गुड बुक में आकर के बीजेपी के साथ में एक बेहतर रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। मगर दोस्तों, इसी बीच में जो चीजें, जो बातें अजित पवार के साथ में शाह और फडणवीस ने किया था, सुनेत्रा पवार के साथ वो चीजों को खत्म कर दिया। इस वक्त जो खबरें आ रही है दोस्तों, सूत्रों के अनुसार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सुनेत्रा पवार को खेल विभाग और राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। यानी कि दोस्तों, जो महत्वपूर्ण विभाग पहले एकनाथ शिंदे के पास था, गृह मंत्रालय का, वो पहले ही देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंचा दिया गया था बीजेपी के जरिए। और अब अजित पवार के जाने के बाद में जो वित्त मंत्रालय था, जो अजित पवार महाराष्ट्र के वित्त मंत्री थे, उनका वित्त मंत्रालय छीन करके देवेंद्र फडणवीस को थमा दिया जाएगा। ये दोनों विभाग राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम माने जाते हैं। अजित पवार के पास पहले से मौजूद वित्त विभाग फिलहाल उनके हाथ से निकल चुका है। अब ये विभाग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा। इसका सीधा असर आगामी बजट पर होगा, क्योंकि इस बार राज्य का बजट देवेंद्र फडणवीस पेश करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट जो सत्र है 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों और सत्ता के भीतर चल रही खींचतान के बीच ये सत्र बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में वित्त विभाग का फडणवीस के पास रहना सरकार की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। दोस्तों, उधर ऐसी खबरें भी आ रही है कि एनसीपी के दोनों गुटों में विलय खटाई पे पड़ चुका है, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि साहब कुछ भी हो, विलय तो होगा। लेकिन जैसे ही ये खबरें सामने आई कि साहब डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रही हैं, अजित पवार और शरद पवार के एनसीपी का जो विलय था, खटाई में पड़ने की खबरें आई। मगर एक बार फिर से उन खबरों को बल मिलने लगा, उन उम्मीदों को और ज्यादा जिंदगी मिल गई, जिसमें यह था कि साहब हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जो खटाई में पड़ने की बात आई, क्योंकि दोनों विलयनीकरण को लेकर के बड़ी अंदरूनी खींचतान सामने आई थी। अजित पवार गुट के मंत्री और विधायक विलय के पक्ष में नहीं दिख रहे थे। खासतौर पर सुप्रिया सुले को लेकर असंतोष की बातें सामने आ रही थी। हालांकि शरद पवार की पार्टी से संवाद अभी भी जारी है, लेकिन अजित पवार समर्थकों में इसका खुला विरोध है, खासतौर पर सुप्रिया सुले को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अजित पवार के गुट के कई सारे नेता इस बात पर सहमत नहीं हो रहे। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अजित पवार के एनसीपी के भीतर मांग उठ रही है कि विलीनीकरण की अटकलों पर पूरी तरीके से विराम लग जाए। तो दोस्तों, उधर दूसरी तरफ एक फैक्ट यह भी है कि अजित पवार की राजनीतिक विरासत को संभालना सुनेत्रा पवार के लिए आसान चुनौती नहीं होगी। और इसी बात का फायदा दरअसल भारतीय जनता पार्टी शाह और फडणवीस उठाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि राजनीति में नई नई आई हैं। 2024 में पहली बार राजनीति में कदम रखा, पहला चुनाव लड़ा, तो फिर इनको अपने हिसाब से जिस तरीके से चाहे उस तरीके से घुमाया जा सकता है। सुनेत्रा पवार के पास से, जो अजित पवार के पास में जो मंत्रालय थे, वो तो सुनेत्रा पवार के पास जाने चाहिए थे, मगर शाह और फडणवीस ने पहले उनसे छीन लिया। तो दोस्तों, सुनेत्रा पवार के लिए आसान चुनौती भी नहीं है। इस बात का फायदा बीजेपी उठा रही है। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक थे।
उनके अचानक चले जाने से जो राजनीतिक शून्य पैदा हुआ, उसे भरपाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। ऐसे हाल में सुनेत्रा के सामने कई राजनीतिक और संगठनात्मक चुनौतियां खड़ी हैं। हालांकि सुनेत्रा पवार सक्रिय राजनीति में अपेक्षाकृत नहीं है, लेकिन उनका संबंध दो बड़े राजनीतिक परिवारों से रहा है। वो स्वयं एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार की बेटी हैं और विवाह के बाद पवार जैसे ताकतवर राजनीतिक परिवार का हिस्सा रहीं। इस वजह से उन्होंने राजनीति को काफी नजदीक से देखा और समझा है, और इसके बावजूद 2024 से पहले तक मुख्य रूप से सामाजिक कार्यों, जनसेवा में सक्रिय रही हैं। जनता के बीच में उनकी कनेक्टिविटी रही है। दादा के नाम से पहचाने जाने वाले जननेता अजित पवार का महायुति गठबंधन, प्रशासन और एनसीपी शरद पवार दोनों धड़ों में गहरा असर था। उनकी असमय और अचानक मौत से सुनेत्रा पवार के सामने कठिन परिस्थितियां खड़ी कर दी गईं। अब दोस्तों, अजित पवार की पार्टी के लिए यह वक्त अस्तित्व की लड़ाई जैसा बन गया। विधायक और कार्यकर्ता किसी अन्य चेहरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। सुनेत्रा पवार को नेतृत्व सौंपने की मांग उठी और उनके नाम पर मुहर लगी। उनके दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार फिलहाल राजनीति में उतने अनुभवी नहीं माने जाते, इसलिए उनके नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई। अब दोस्तों, सुनेत्रा पवार की ऐसे समय पार्टी की कमान मिल रही है जब एनसीपी और एनसीपी शरद पवार के विलय को लेकर जबरदस्त दबाव बना हुआ है। पार्टी के भीतर एक धड़ा दोनों गुटों को जल्द एक होने की वकालत करता है, जबकि एक दूसरा वर्ग शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ विलय का विरोध कर रहा है और अपनी अलग पहचान बनाए रखने पर अड़ा हुआ है। तो सवाल यह है कि क्या सुनेत्रा महायुति में बना पाएंगी अपनी जगह? क्योंकि दोस्तों, सुनेत्रा पवार ऐसे समय में महायुति गठबंधन में उप मुख्यमंत्री बन रही हैं, जब दो अन्य दल पहले से ही प्रभावशाली स्थिति में हैं। हालांकि अजित पवार ने इस गठबंधन में अपनी अलग पहचान और अपना अलग दबदबा कायम किया था। अब अचानक मिली इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ सुनेत्रा को खुद को साबित करना होगा। फिलहाल महायुति सरकार में उनके राजनीतिक और प्रशासनिक प्रदर्शन को लेकर के कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि यह भी तय माना जा रहा है कि पार्टी और सरकार दोनों स्तर पर उन्हें सहानुभूति और समर्थन मिलेगा। एनसीपी में सुनेत्रा पवार के साथ छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जैसे अनुभवी नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन इन नेताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या पार्टी को शरद पवार की पार्टी के साथ विलय की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। देखा जाए तो इस समय महाराष्ट्र की राजनीति के दो बड़े सवाल खड़े हैं। एनसीपी की सबसे बड़ी ताकत पश्चिमी महाराष्ट्र के ग्रामीण वोटर रहे हैं। अजित पवार ने अपनी मेहनत, नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक कौशल के दम पर खुद को एक सर्वमान्य जननेता के तौर पर स्थापित किया था। बदले हालात में अब महाराष्ट्र की राजनीति में दो अहम सवाल चर्चा के केंद्र, जैसा कि मैं बता रहा। पहला यह कि जब एनसीपी पहले से ही सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का हिस्सा है, तो क्या शरद पवार अपनी धर्मनिरपेक्ष राजनीति की छवि से हटकर बीजेपी के साथ आने का फैसला करेंगे? एक एंगल ये भी निकल रहा है। क्या विलय के बाद में उस सरकार का हिस्सा रहेंगे या इंडिया गठबंधन? और दूसरा सवाल ये कि क्या बीजेपी शरद पवार पर उसी तरीके से भरोसा करेगी जैसा उनसे अजित पवार पर किया था? अब जब सुनेत्रा पवार कठिन समय में अपने पति की राजनीतिक विरासत संभाल रही है, तो उनके सामने पार्टी को टूटने से बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। संभावित विलय के फैसले लेने, एनसीपी की राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने जैसी बड़ी चुनौतियां उनके सामने है। इनसे निपटेंगे कैसे सुनेत्रा पवार? जाहिर तौर पर उनको एक बेहतर एडवाइजर चाहिए, और इस बेहतर एडवाइजर की भूमिका में उनके चाचा शरद पवार से बेहतर कौन हो सकता है? इसीलिए राजनीतिक पंडित और महाराष्ट्र की राजनीति को नजदीक से देखने और कवर करने वाले पत्रकार या फिर राजनीतिक पंडित ये मानकर चल रहे हैं कि भले ही अभी सब कुछ सामान्य सा लग रहा हो, भले ही अभी शरद पवार और अजित पवार की एनसीपी अलग अलग जगह पर खड़ी रहेगी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में सुनेत्रा पवार को जिस एडवाइजर की जरूरत है, जिस गार्जियन की जरूरत है शुरुआत में, उसमें शरद पवार से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में शरद पवार और सुनेत्रा पवार का एक साथ होना, पार्टी का विलय करना, उससे एक तीर से कई निशाना साधेगा। राजनीतिक तौर पर सुनेत्रा पवार के सर पर किसी बड़े का हाथ होगा, बेहतर मशवरा मिलेगा, पारिवारिक कलह जो कुछ हल्की फुल्की बची हुई भी होगी वो अपने आप खत्म होगी।
राजनीतिक तौर पर वो पार्टी फिर से एक हो जाएगी, जो शरद पवार के लिए एक बड़ी चुनौती पहले से साबित होती हुई आ रही है। ऐसे में दोस्तों इंतजार करना होगा कि आगे शाह की रणनीतियों को किस किस तौर पर और शरद पवार ध्वस्त करते हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।